हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए पढ़ाई के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो वोल्केनो है, ज्वालामुखी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी स्टडी के लेवल को और थोड़ा बेहतर करिए, क्योंकि वर्तमान समय जो है वो कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन टफ होता जा रहा है। प्रत्येक परीक्षाएं 2 चरणों में होने लगी हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हाल ही में पेट के एग्ज़ाम हुए। पेट के एग्ज़ाम में आपसे जो देखा उससे एक सीख आपको लेनी चाहिए कि अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम एक होगा किसी भी परीक्षा के लिए, देन फाइनल मेंस एग्ज़ाम अलग होगा, यानी कि प्री और मेंस हर परीक्षा में अब होने लगा है। पेट से यही पता चल रहा है आपको कि अब UPSSC के थ्रू, यानी कि जो भी समूह ग के तौर पे आने वाली परीक्षाएं, यानी क्लर्कल लेवल की सारी परीक्षाएं भी अब 2 चरणों में होने लगी हैं। इसके पहले कि केवल लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं ही 2 स्तर में या 3 स्तर में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में समूह ग की परीक्षाएं भी 2 लेवल की होने लगी हैं। पेट एग्ज़ाम एक तरह से प्री लेवल होता है और फिर इसके बाद का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम यानी मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो इस नाते परीक्षाओं का स्तर थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोग किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, चाहे वो 1 दिवसीय परीक्षा हो, चाहे वो आपकी संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की कोई कमीशन से कोई परीक्षा हो, दोनों के लेवल में बस थोड़ा सा अंतर इतना है कि उस जो आयोग की परीक्षाएं हैं उसमें आपको थोड़ा मेंस लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव समझ थोड़ी होनी चाहिए, वरना प्री का स्तर कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा अंतर का नहीं रह जाएगा। लगभग करीब में बराबरी की स्थिति में चल रहा है और धीरे धीरे बराबर भी हो जाएगा। अगर बराबर नहीं रहेगा तो लगभग करीब में 60% क्वेश्चंस के रेशियो सभी परीक्षाओं के कॉमन हो जाएंगे। यानी कि अगर हम आयोग की बात करें, UPSC की बात करें, या हम स्टेट लेवल की परीक्षाओं की बात करें, यानी स्टेट PSC की बात करें, तो उसकी 60% परीक्षाएं जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 1 दिवसीय परीक्षाएं यानी पेट वगैरह के जैसे ही लगभग हो जाएंगे, या लेखपाल की या सेक्रेटरी या इस तरह की जो भी परीक्षाएं जो मेंस की होंगी पेट के, उनके इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो यानी कि कहने का मतलब 60% जो आपका कंपटीशन का जो लेवल है प्री का, वो लगभग सभी का कॉमन है। और डिपेंड ये करता है कि जो सिविल के फील्ड से जाने वाले उनको 40% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वही डिटेल करना पड़ेगा। तो कॉमन तौर पे आप दिमाग में रखिए कि ये जो कॉमन चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपकी हर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग पे पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें सारी आपकी 1 दिवसीय परीक्षाएं यानी पेट वगैरह के एग्ज़ाम जो हैं, जो प्रत्येक वर्ष में 6 महीने में शायद गवर्नमेंट कराएगी। अब आगे देखिए क्या उनकी रणनीति रहती है, वरना प्रत्येक वर्ष तो होगा ही पेट का एग्ज़ाम। जैसे BEd वालों का टेट का होता है एग्ज़ाम, BEd BTC वालों का, उसी तरह से आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग इसको कंटिन्यू बनाए रखिए। हम लोगों ने जो आप लोगों के लिए व्यवस्था की है वो व्यवस्था यही कर रखी है कि आपको हिंदी भी, रीजनिंग भी, मैथ की क्लासेज, इंग्लिश की क्लासेज आपकी और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेज, GS की तो आपकी मिल ही रही हैं क्लासेज, प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से देखिए जैसे कि आपका आगामी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। आइए आज हम लोग वोल्केनो के बारे में देखते हैं, वोल्केनो होता क्या है। पहले थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। वोल्केनो के संदर्भ में अगर आप देखेंगे बच्चों तो क्या होता है वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी है क्या? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि पृथ्वी के जो भूपर्पटी है इसके नीचे का एक लेयर ऐसी पाई जाती है जिसमें जो तरला अवस्था में है, ठीक है, एस्थिनोस्फीयर जिसे मंडल कहा जाता है हम लोग जानते हैं। तो वह जो मंडल है वह तरलावस्था वाला मंडल है, यानी कि वहाँ पर पृथ्वी के दबाव के कारण से एक मैग्मा आपको मिलता है। एक तरह से कहिए पृथ्वी का वह हिस्सा जो कि एक लिक्विड रूप में है, ठीक है। तो जो लिक्विड वाला हिस्सा है पृथ्वी का, उसकी संरचना के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो वहाँ पर हम लोगों को ये दिखाई देगा कि पृथ्वी की जो हमारी आंतरिक संरचना है, थोड़ा मैं इस पर आपको बता देना चाहूँगा कि पृथ्वी के बारे में, हालांकि हम लोग आगे देखेंगे। ये पृथ्वी का आंतरिक एक कोर होता है, कोर है। इसके बाद का जो ये ऊपरी वाला हिस्सा है ये भूपर्पटी है आपका। इसके बीच का हिस्सा जो है आपका मेंटल है और ये आपका कोर है और ये आपका भूपर्पटी है। भूपर्पटी यानी कि ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, पृथ्वी है,
पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी जिस पे हम लोग खड़े हैं, यानी जो हम जिसे पृथ्वी का सरफेस कहते हैं, यानी कि तल कहते हैं, पृथ्वी का जो तल है, ऊपरी तल, ये लगभग करीब में कहीं 35 किलोमीटर और कहीं पे समुद्री क्षेत्रों में लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे ऐसे रेंज में मिलता है। तो अधिकतम मोटाई इस भू प्रॉपर्टी की यही है। इसके नीचे की जो परत मिलती है इसी लेयर में, कभी हम लोग उसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। तो एक परत इसमें मिलती है नीचे वाले हिस्से में जाने पे, ऊपर मतलब भू प्रॉपर्टी के नीचे ले जाने पे एक जो है तरल मैग्मा वाली अवस्था मिलती है। उसमें होता क्या है कि उसमें सारे पदार्थ जो है लिक्विड अवस्था में होते हैं। और पृथ्वी के अंदर बहुत, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो देखा उसमें देखा आप लोगों ने पृथ्वी की में जो निर्माण हुआ है उसमें तत्वों के बारे में देखा। तो लगभग 2000 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 48 प्रकार के तत्व महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से 8 बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने देखा। फिर इसमें से 6 जो तत्व थे वो इम्पॉर्टेंट आपके थे। इस तरह से आपने समझ में आया कि मतलब कुछ तत्वों की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। तो पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी के नीचे वाले हिस्से हैं, इसमें क्या होता है, जो मैग्मा रहता है वो मैग्मा, हमारी जो पृथ्वी पूरी है वो प्लेट के रूप में तैरती रहती है। यानी कि जो हमारी पूरी परपटी है, भू परपटी जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, ये भू परपटी एक प्लेट के रूप में है। पूरा विश्व जो हमारा है वो एक प्लेट के रूप में बटा हुआ है। जैसे यूरेशियाई प्लेट, यूरोप और एशिया से मिलकर के बनी हुई प्लेट यूरेशियाई प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप जो है उसके बारे में आप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब क्या प्लेट हैं। इनके बारे में, प्लेट के बारे में जब हमने वीडियो बताया उसमें बताया है, और आगे आप लोगों को और भी बताएंगे। तो वहाँ प्लेट से संदर्भित जब बताएंगे बातें तो वहाँ प्लेट के बारे में पूरी आंतरिक संरचना उसकी बताई जाएगी। पूरी प्लेटें क्या हो रही हैं, ये एक मैग्मे की तरह से ये धरातल पर मतलब उस मैग्मे पे तैर रही हैं सारी प्लेटें। और प्लेटें बहुत बड़ी साइज में है, पूरा जैसे यूरोप और एशिया ले करके बहुत बड़ा यूरेशियाई प्लेट, यूरोप और एशिया से मिल करके अफ्रीकी प्लेट यानी पूरा अफ्रीका, और इसमें कहीं कहीं महासागर भी लेकर के, केवल स्थल मंडल की बात नहीं हो रही है। ये जो प्लेट हैं, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा डीप में तो देखा होगा कि आपने अटलांटिक महासागर में देखा होगा अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक के बारे में देखा होगा। कटक मतलब होता है मतलब पहाड़ी, तो पहाड़ी जो या पर्वत कहिए, पर्वत शिखर, जब समुद्र के अंदर कोई पर्वत शिखर होता है तो उसे कटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यानी कि अटलांटिक महासागर को अगर आप देख रहे होंगे, दिमाग में अपने ले जाइए अटलांटिक महासागर के अगर पश्चिमी हिस्से में जाएंगे आप, ठीक है, पश्चिमी हिस्से में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, और अटलांटिक महासागर के अगर पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो यूरोप और आपका अफ्रीका आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये हिस्सा मिलेगा आपको। तो ये जो आपका बीच में जो दिखाई देता है, ये जो महाद्वीप, एक तरह से कटक जो दिखाई देता है, मध्य अटलांटिक कटक जो आप जैसे कि नाम से जानते हैं, ये कटक निर्माण कैसे हुआ। एक्चुअली ये सारी जो प्लेटें हैं ये मूवमेंट करती हैं, और प्लेटें जब मूवमेंट करती हैं, प्लेटों की 3 तरह की गति होती है। एक तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक तो एक दूसरे के पास आती हैं, या तो एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करती हैं। ठीक है, ये सब गतियाँ जब हम लोग प्लेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि देखिए, जो हमारे प्लेट्स हैं, इन प्लेटों पे महासागर महाद्वीप दोनों स्थित हैं। तो अगर कोई प्लेट महाद्वीपीय है, इस पर मतलब स्थल वाला हिस्सा है, और कोई प्लेट महासागरीय है, और वो दोनों सामने सामने अगर मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी गति सामने सामने की, मैंने 3 तरह की गतियाँ बताई। एक तो सामने सामने आते हैं, या तो विपरीत दूर, दोनों विपरीत जा रहे होते हैं, या दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की गतियाँ होती हैं प्लेटों की। इनमें से अगर कोई मतलब प्लेट, भारी जो प्लेट होगी, मान लो, और भारी प्लेट कौन होती है, जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है अपेक्षितया महाद्वीपीय प्लेट से। ठीक है, ओशियन प्लेट हमेशा भारी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट की अपेक्षा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे जब एक दूसरे के सामने मूवमेंट करते हैं तो जो हैवी प्लेट यानी महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाती है, गमन कर जाती है। गमन जब करती है तो जो उसका हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो नीचे जाके टूट करके, और जो मैग्मा वाले हिस्सा जिसमें चूँकि ये तैरती हैं तो इसका मतलब नीचे मैग्मा है, मैंने बताया आपको। तो वो जो मैग्मे वाले हिस्से में जब ओवरलैप करके घुस जाती हैं तो मैग्मा क्या करता है, नीचे ही जाता है, गलता है। मतलब वो जो गर्म वाले हिस्से में जब जाएगा तो ये जितनी भी मिट्टी या जिस तरह की जो भी जिस चीज़ से महाद्वीप बना हुआ है, बहुत गर्म वाले हिस्से में जाता है तो ये पिघल करके मैग्मा बन जाता है ये। और जब मैग्मा बन जाता है तो जितना
तरलावस्था है, मतलब मैग्मा की जितनी अवस्था है वो हमेशा उतना ही कॉन्टिनेंट वो अपने औसत बनाए रखता है। बात समझिएगा कि सारी प्लेटें अपने आप में तैरती रहती हैं, ठीक है। सारी प्लेट्स अपने, मैंने बताया ना कि जो 7 तरह की प्लेटें हैं, वो सारी प्लेटें मतलब 4 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, तो उसके बारे में कभी बात करेंगे बच्चों, उस पर आप लोग भ्रमित मत होइएगा प्लेटें कितनी प्रकार की हैं। तो बहुत सारे मतलब कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लेटों को क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है। वैसे मैंने आपको कुछ बड़ी बड़ी प्लेटों के बारे में बताया, जैसे अमेरिकी प्लेट बताया, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट बताया, मैंने अफ्रीकी प्लेट बताया आपको, मैंने आपको यूरोप एशियाई प्लेट बताया, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बताया। ऐसे बहुत मतलब बड़े बड़े प्लेटें, इसके अलावा कई हजारों की संख्या में आपको छोटी प्लेटें भी हैं, ठीक है। तो ये प्लेटें क्या करती हैं, इस मैग्मे पे तैरती रहती हैं, और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जब गमन कर जाती है, क्यों गमन करती है, जो भारी प्लेट होगी वो निचली प्लेट के नीचे गमन कर जाती है, ठीक है। दबाव होने के कारण से जो भारी होगी वो नीचे घुस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। जैसे अभी आप देखिए हिमालय हमारे यहाँ है, हिमालय क्या है, भारत जो महाद्वीप था कभी, ये भारतीय महाद्वीप जो आपका हिस्सा बना हुआ है, ये भारतीय महाद्वीप कभी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। अब ये क्या हुआ कि भारत जो है अफ्रीका के महाद्वीप से टूटा और ये गमन करता हुआ जो है अपना उत्तर पूरब की तरफ गमन किया, और गमन करते हुए आया जो ये आपका एशिया है, एशियाई प्लेट है, यानी कि जहाँ पर आप ये चीन वाला हिस्सा देख रहे हैं, तिब्बत वाला हिस्सा देख रहे हैं, या आप उसके आगे चले जाएंगे तो रूस वाला हिस्सा, तो ये यानी जहाँ पे हिमालय है, हिमालय के बाद वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा अलग था और भारत महाद्वीप अलग है। तो ये जब टूटा तो ये गमन करता हुआ आगे आया, और गमन करने के कारण से ये जो हिस्सा आया, ये हिस्सा इसका पहले जल वाला हिस्सा था। यहाँ पे तटित भूसन्नति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत मैंने बताया था उसमें। तो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत का मतलब है ये गमन करता हुआ आगे आया, तो यूरेशियाई प्लेट से, मतलब एक तरह से एशियाई प्लेट कहिए या यूरेशियाई प्लेट से, यूरेशियाई प्लेट कहिए, यूरेशियाई प्लेट से जो है अफ्रीकी प्लेट, जो भारत का अफ्रीकी प्लेट, जो भारत जो है अफ्रीकी प्लेट का हिस्सा था, जो टूट करके आके गमन करता है, और इसके दबाव के कारण ये घुस जाता है नीचे के हिस्से में, और हिस्से में जो यहाँ पर तटित भूसन्नति थी तो उसके अवसाद दबने के कारण से मूवमेंट दोनों की तरफ, प्लेटें दोनों एक दूसरे से गमन करने के कारण से हिमालय का ये जो देख रहे हैं आप, एक वलित पर्वत का निर्माण हो गया। उसी तरह से मैंने बताया अटलांटिक महासागर के बीच में जो कटक है, वह भी क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो बीच में गैप हो जाता है, तो नीचे मैग्मा ऊपर निकल आता है, ठीक है। तो मैग्मे का कुल टोटल हिसाब किताब क्या है कि अगर कोई प्लेट किसी प्लेट के नीचे गमन कर जाती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर पिघल करके मैग्मे में बढ़ोतरी कर देता है। तो मैग्मे में जब बढ़ोतरी हो जाती है तो मैग्मा कहीं ना कहीं फोड़ करके ऊपर निकलता है। मैग्मा कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस, जो उसका नियत बैलेंस है उसको उतना ही रखता है, और प्लेटें मूवमेंट करती रहती तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लेट किसी न किसी प्लेट के नीचे गमन कर ही जाती है, और गमन करेगी तो उसका मैग्मा जब पिघलेगा वहाँ पर तो वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो जहाँ पर भूपरपटी कमज़ोर पड़ेगी वहाँ पर वो तोड़ करके निकल जाएगा। और कमज़ोर कैसे पड़ती है, देखिए जब भूपरपटी के नीचे का जो हिस्सा है यानी कि जो मैग्मा वाला हिस्सा है, कभी कभी यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, और जिन क्षेत्रों में रेडियोएक्टिव तत्वों की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है तो वो आपस में क्रिया करने के बाद में एक प्लूम का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कहिए कि वो जो एक ब्लास्ट की ऐसी संरचना हो जाती है कि जहाँ पर बहुत तेज़ी से क्रिया होने लगती है ग्लोब में, एक तरह से कहिए नीचे मैग्मे में बहुत तेज, एक तरह से कहिए कि रेडियोएक्टिव तत्वों की प्रधानता होने के कारण से बहुत तेज क्रिया करते हैं। और वो क्या करता है कि नीचे जो हमारी भूपरपटी है इसकी नीचे की लेयर को काटने लगता है, काटता हुआ ऊपर की तरफ गमन करने लगता है। और जब मैग्मा ज़्यादा होता है और जब ज़्यादा रेडियोएक्टिव तत्वों की प्रधानता बढ़ जाती है कहीं पे, तो उसके ड्रिल करने की क्षमता एक तरह से कहिए बढ़ जाती है, और ड्रिल करने की क्षमता जब बढ़ जाती है तो उसे वही फोड़ करके वो बाहर निकल आता है। अब ये ड्रिल करने की जो क्षमता है, एक तो प्लूम के कारण से, मतलब एक रेडियोएक्टिव तत्वों की अधिकता के कारण से होता है, दूसरा प्लेटों के एक दूसरे से विस्थापित दूर जाने के कारण से भी होता है, एक दूसरे के गमन करने के कारण से भी होता है। कहीं पे भी जाएगा, मतलब अगर दूर गया तो दरार बनेगी, तो दरार में क्या होगा, जैसे सागरीय क्षेत्रों में कैसे मैग्मा उस रूप में निकला, जान लीजिए कि सागरीय क्षेत्र में जब दो प्लेटें दूर होंगी एक दूसरे से तो मैग्मा ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा। मैग्मा जब निकलेगा, ऊपर पानी रहेगा तो पानी क्या करेगा, उसको ठंडा करता चला जाएगा, ठंडा करता चला जाएगा, ठंडा करता चला जाएगा, यानी कि वो ठंडा हो जाएगा। और जिन क्षेत्रों में ये नहीं है, जहाँ पर ज़मीन तोड़ करके निकलता है, वहाँ पर क्या सरफेस पे फैल जाता है मैग्मा,
ठीक है। मैग्मा कहिए इसका, या जब धरातल नीचे जब रहता है तो ये मैग्मा कहलाता है, धरातल के अंदर जब तक रहता है ये लिक्विड वाला अवस्था तब तक वो मैग्मा कहलाता है। और मैग्मा जब टूटता, जब ये धरातल को तोड़ करके ऊपर आ जाता है तब यही और आ करके सरफेस पे जब फैल जाता है धरातल के तल पे तो यही लावा कहलाने लगता है। और जब लावा सूख करके एक शेप में आ जाता है तो वही आग्नेय चट्टान कहलाता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। जब ये चीज़ें जो जिस पे प्लेटें तैरती हैं तो वो मैग्मा कहलाता है, और मैग्मा जब धरातल को तोड़ करके धरातल के ऊपर आ जाता है ना, धरातल पे जब फैल जाता है, किसी भी संरचना, फैलने का मतलब चाहे वो सीधे फैल जाए या एक तरह से संरचना का निर्माण कर दे, ठीक है, गुंबदाकार संरचना का निर्माण कर दे, ठीक है, तो वो जब जो भी होगा वो फिर जो चट्टान का निर्माण होगा वह आग्नेय चट्टानें कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मतलब ये ज्वालामुखी उद्गार होता क्यों है और कैसे ज्वालामुखी का उद्गार। इसी से रिलेटेड आपका क्या है, भूकंप वाला टॉपिक भी है जो कि हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, भूकंप के में हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि तरलावस्था जो होती है और तरलावस्था जब धरातल को तोड़ करके निकल के ऊपर आ जाती है तो मैग्मा कहलाता है, मतलब मैग्मा जब तोड़ करके धरातल को ऊपर आ जाता है तो लावा कहलाता है। ठीक है, और लावा फिर जब सूख जाता है ठंडा हो करके तो उससे निर्मित चट्टानों जो हो जाती हैं आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब इसके साथ जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो किस रूप में होता है और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ज्वालामुखी देखिए, दो ज्वालामुखी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ज्वालामुखी क्रिया वो होती है कि नीचे कोई दो प्लेटें टकराई, ठीक है, दो प्लेटें टकराई या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गईं, दोनों स्थिति में मैग्मा बाहर आएगा। टकराएंगी तो गलेगा, तब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, चाहे वहीं से निकलना कोशिश करे या कहीं और जगह। जैसे मान लो ये प्लेटें तो टकराई और फिर यहाँ पर अगर जो प्लेट दूसरी नीचे घुसी है तो ये केस का मैग्मा वहाँ गलेगा, वहाँ मैग्मा एक्सेस होगा। तो अगर वही तोड़ पाएगा तो वो वहीं तोड़ के निकलेगा, लेकिन नहीं अगर वहाँ पर तोड़ पाए, जैसे हिमालय में देख लीजिए, हिमालय जो हमारा है ये क्या हो गया कि मतलब जो है जो भारतीय प्लेट है वो जो यूरेशियाई प्लेट से टकराई, ठीक है, तो इसके नीचे मैग्मा निश्चित तौर से बना, खूब ढेर सारा मैग्मा बना, क्या समझ रहे हैं, मैग्मा बना यहाँ नीचे। लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा अवसाद ऊपर हो गया है कि इतनी लेयर इतनी मोटी हो गई कि मैग्मा इसको तोड़ नहीं पाता। मैग्मा निकलने की कोशिश तो करता है, तोड़ नहीं पाता है। तो तोड़ नहीं पाता है तो क्या करता है, जानते हैं क्या करता है, यहाँ पर रेडियोएक्टिव तत्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होने के कारण से जब क्रिया करता है तो ये उन क्षेत्रों में भूकंप की ऐसी स्थिति ले आता है, मतलब ऐसे आ जाएगा, वो चीज़ें नीचे से मूवमेंट करेगी तो हिल जाएगी पूरी स्थिति। तो ये पूरा जो निर्माण का कार्य एक तो लड़ रहा है, भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हिमालय इसी नाते हमेशा देखिए उत्थान होता जा रहा है। वो आप पढ़े होंगे 8848, लेकिन किताबों में बताया 8850। ये जो मीटर ऊंचा हो रहा है ना, उस नाते वो निर्माण हो रहा है, वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है वो, ठीक है। तो वहाँ पर भी प्लूम निकलता है, अगर वहाँ निकल पाएगा तो वहाँ निकल पाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या, भारतीय प्लेट के नीचे क्या होता है, इसी नाते अक्सर आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, इन सब जो क्षेत्रों में हमेशा भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं। नेपाल आप देख लेंगे तो यहाँ सब भूकंप हमेशा आते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है वहाँ जिसे मैग्मा बन रहा है, गीला हो रहा है, मैग्मा गीला हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, रेडियोएक्टिव तत्वों की अधिकता हो जाएगी, तो वो झटका देने की कोशिश करेंगे, तो झटका इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि तोड़ करके ऊपर निकल आए, चूँकि हिमालय की परत बहुत ऊँची हो गई है, समझ रहे हैं बात को, तो झटका दे देता है, तो भूकंप वाला स्थिति जोन बना देता है। तो ये पूरा भारत, जैसे दिल्ली से ले करके आप उत्तराखंड ले लेंगे, हिमाचल प्रदेश ले लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर ले लेंगे, ये पूरा भूकंप जोन में आप देखेंगे टॉप 1 श्रेणी के भूकंप जोन में क्षेत्र में आपका आएगा, क्योंकि ये वही जो प्लूम बनता है ना, इसका रेडियोएक्टिव तत्व जो है गलते हैं तो वो ऊपर ठोकर मारता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो तोड़ तो नहीं पाता, लेकिन भूकंप उन क्षेत्रों में ले आता है। और यही चीज़ जब मैग्मा वहाँ से नहीं निकल पाता है तो दूसरी जगह अपने आप को विस्थापित कर लेता है और वहाँ जा करके फिर अपना उसका गमन करता है, जहाँ पर वो दूसरी जगह तोड़ करके निकल पाता है। समझ गए होंगे बात को। तो भूकंप भी ज्वालामुखी से ही रिलेटेड काफ़ी हद तक आपको दिखाई देगा। अब होता क्या है भूकंप के बारे में, तो दो चीज़ें बताएं। एक तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, अगर मैग्मा खूब ज़्यादा बना है तो मैग्मा क्या करता है, धरातल को तोड़ करके ऊपर धरातल पे आकर के फैल जाएगा, तब वहाँ से क्या हो, तब क्या करेगा, उसे धुआं आ रहा और इस तरह की तमाम सारी चीज़ें निकालेगा, उसके बारे में बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन भू परपट्टी के फाइनली ऊपर तोड़ करके नहीं निकल पाता है, यानी परपट्टी के दो ही हिस्से में रह जाता है। एक तो क्या, एक तो वहीं से निकल करके यानी पाताल वाले हिस्से में ही रह जाता है, या मध्यवर्ती हिस्से तक आ जाता है, लेकिन वो धरातल की भू परपट्टी को तोड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का वह हो गया कि जिससे धरातल तोड़ के बाहर ना आ पाए,
वो एक तरह की संरचना बना देता है, दूसरा एक धरातल को तोड़ के चला आता है। आइए इसको देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। इसको जो कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने, इसको देखते हैं। देखिए ज्वालामुखी का तात्पर्य क्या है। ज्वालामुखी में क्या होता है, आप देखते हैं कि धरातल को तोड़ करके बाहर निकल आता है मैग्मा, तो मूल रूप से उसी को जानते हैं ज्वालामुखी, उसी को उद्गार कहते हैं। तो ज्वालामुखी से आशय उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, ठीक है, जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का धरातल से निर्गमन होता है, ठीक है, यानी पृथ्वी के निचले हिस्से से धरातल के ऊपर आता है, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्रियाएं अभी मैंने आपको बताया 2 प्रकार की होती हैं। एक तो धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर के जमने की प्रक्रिया होती है, जो कि अभी मैंने बताया। धरातल में क्या होता है, मैग्मा अंदर ही जमा होता है, और कहाँ कहाँ जमा हो सकता है, या तो पाताल में होगा यानी बहुत नीचे पे होगा, और या होगा भूपरपट्टी के थोड़ा नीचे, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो वो आप लोगों ने वो जो पढ़ा हुआ चट्टानें, तो चट्टानों वाले टॉपिक में आपका था, वहाँ पे सुना होगा आपने। बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक, यानी कि इससे, यानी कि मैग्मा जब धरातल के बाहर नहीं निकल पाता है, धरातल के नीचे ही रह जाता है, तो उनसे किन चट्टानों का निर्माण होता है, बैथोलिथ टाइप की चट्टानों का, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल और डाइक प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो जाता है धरातल के अंदर, ठीक है। ये कैसी चट्टान है, वो ज्वालामुखी के मैग्मा के शीतल होने के बाद निर्मित चट्टान है, ठीक है। इसके अलावा धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं जो होती हैं, उसके माध्यम से क्या बनता है बच्चों, ज्वालामुखी धरातलीय प्रवाह, गेसर, गर्म जल, ठीक है, गेसर हो गया, गर्म जल हो गया के स्रोत, धुआंरे, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं, यानी कि धुआंरे हो गया, गर्म जल के स्रोत हो गए, गेसर हो गया, प्रवाह, धरातलीय प्रवाह ज्वालामुखी का, ये सब चीज़ें जो आ जाएंगी धरातल को तोड़ करके ऊपर निकल के चले आएंगी। अच्छा ये बताइए कि धरातल पे जब तोड़ करके पृथ्वी ऊपर आ जाता है मैग्मा, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ निकल के आती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। तो आप देखे होंगे, सबसे ज़्यादा सुने होंगे कि गैसें और जलवाष्प जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या करती हैं, निकल करके आती हैं जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है। और इसमें से कितने परसेंटेज क्या होता है, उसके बारे में भी सारी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहले जान लीजिए, गैस एवं जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, उसके बाद लावा निकलता है, ठीक है, उसके साथ विखंडित पदार्थ निकलते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे लावा जब निकलता है तो लावा 2 प्रकार का होगा, एक तो आपका अम्लीय होगा, दूसरा क्षारीय होगा, यानी कि एक एसिडिक होगा, और दूसरा बेसिक प्रकार का लावा होगा। तो पहले इसको देखते हैं। गैस, ये इससे क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको क्या निकलता है ज्वालामुखी उद्गार के समय। तो कोई कहेगा मैग्मा निकलता है, कोई कहेगा आपको जलवाष्प है, कोई कहेगा आपका कि गैसें हैं, कोई कहेगा विखंडित पदार्थ है। तो क्या निकलता है, या धुआं है, क्या निकलता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आप देखेंगे तो 60 से लेकर के 90% के मध्य में गैस और जलवाष्प, यानी सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा आपको सबसे ज़्यादा निकल के आएगी ज्वालामुखी उद्गार के समय। ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। देखिए बच्चों, क्या है ज्वालामुखी उद्भेदन के समय, ठीक है, सर्वप्रथम गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। जब भी ज्वालामुखी टूटेगी तो वहाँ पर क्या, बड़े पैमाने पर क्या, जलवाष्प और गैसें बाहर निकलती हैं, तथा अन्य गैसों में, इन गैसों जो निकलती हैं, इन गैसों में सबसे ज़्यादा मतलब जो है मात्रा, यहाँ पे बाहर आते हैं, इनमें जलवाष्प की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। जो गैसें निकलती हैं किससे, ज्वालामुखी उद्गार वाले होल से जब निकलती है, तो सबसे ज़्यादा उसमें से जो गैसें निकलेंगी, गैसों में से 60 से 90% हिस्सा किसका, जलवाष्प का होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर की जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा उसके बाद में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। देखिए तो सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो 60 से 90% के मध्य में जलवाष्प होता है, अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये प्रमुख गैसें हैं
जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती हैं। तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे ज़्यादा 60 से 65%, 60 से 90% के मध्य में जलवाष्प है, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, इसके बाद सबका क्रम आएगा हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन क्लोराइड का है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रमुख गैसें हैं। इसके अलावा बहुत सारी गौड़ गैसें भी निकलती हैं, लेकिन ये मुख्य गैसें हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती हैं आपके। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें निकलती हैं, विखंडित पदार्थ भी निकलता है। दूसरे नंबर का ये होगा, इसमें धुआं एवं धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, जिसे टफ कहते हैं, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, कुछ इंच से लेकर के कई फीट व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े, जिन्हें बाम्ब कहते हैं। ठीक है, ये बात क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, कौन सा, कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बाम्ब कहते हैं। ठीक है, बाम्ब। ठीक है, और चट्टानी टुकड़े जो मटर के दाने छोटे होते हैं उन्हें टफ कहा जाता है। ठीक है, टफ। कोणाकृत अपेक्षाकृत आकार के टुकड़े ब्रेशिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं, यानी कि ये सब जो है निकल करके जब ब्लास्ट हो जाता है तो मैग्मे के साथ ये सब चीज़ें विखंडित पदार्थ निकलते हैं, यानी कि पहले गैसें निकलेंगी, गैस के बाद विखंडित पदार्थ वगैरह निकलेंगे। इसके साथ साथ आपको फिर लावा दिखाई देगा, लावा निकलेगा आपका। लावा मतलब वही मैंने बताया जो लिक्विड रूप में होता है, जब धरातल पे आता है फैलता है, लावा हो जाता है। इसमें देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निश्चित होता है यानी फैल जाता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टानों की उपमा धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एक तो अम्लीय, दूसरा क्षारीय, यानी एसिडिक लावा और बेसिक लावा। ठीक है, यानी कि धरातल पर जो लावा निकलता है, इनके दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं बच्चों, एक तो एसिडिक लावा, दूसरा बेसिक लावा। ठीक है, यानी अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। ये एसिडिक लावा के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, यह अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। ठीक है, एसिडिक लावा जो होता है वो अत्यंत गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा। ठीक है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एसिडिक लावा में क्या होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आकार का गुम्बदाकार शंकु का निर्माण करता है। अगर एसिडिक लावा है तो धरातल पे बहुत दूर तक नहीं फैल पाता है, बल्कि एक बड़ी ऊंची संरचना, शंकु के आकार की संरचना का निर्माण कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका दूर तक ये मैग्मा गीला ना होने के कारण से, मतलब उतना गीला ना होने के कारण से कि पूरी तरह से फैल जाए, ये एक शंकु का निर्माण करता है। शंकु मतलब समझ रहे हैं ना, पहाड़ी के निर्माण जैसे निकलेगा यहाँ से, फिर धीरे धीरे स्टोर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, फिर एक ऊंची संरचना ऐसे बना देगा। ठीक है, तो एसिडिक लावा की एक खासियत है, ये शंकु का निर्माण करता है। इसके एग्जाम्पल पे देखेंगे तो इटली के स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा, वो एसिडिक लावा से निर्मित ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, फिर पाइडी डोम जो फ्रांस का है, यह भी आपका एसिडिक लावा से निर्मित ज्वालामुखी पर्वत आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बेसिक लावा के बारे में देखते हैं। बेसिक लावा में क्या होता है, यह क्या होता है, हल्का और पतला होता है। एसिडिक जो होता है वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, और यह क्या होता है, हल्का होता है, पतला धरातल होता है, या शीघ्रता से फैलने एवं कम सिलिका युक्त लावा होता है। अतः इसे चपटा या सिल्ट शंकु का निर्माण होता है। जैसे मोनोलोवा शंकु हवाई द्वीप में, अमेरिका के यूएसए के हवाई द्वीप में मोनोलोवा शंकु जो है ये होता है। ये थोड़ा मतलब गीला होता है, आसानी से फैल जाता है। ठीक है, बस अंतर इतना, वो शंकु बना देता है एसिडिक लावा, और बेसिक लावा जो है थोड़ा फैल जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान समय में बच्चों, अगला क्लासिफिकेशन है, वर्तमान समय में लावा मैग्मा तथा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर जो है इसका जो क्लासिफिकेशन आग्नेय चट्टानों का किया गया है वह 3 प्रकार से किया गया है। फैल्सिक है, मैफिक है, अल्ट्रा मैफिक है। इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसे फैल्सिक जो है वो, उसमें क्या होता है, फैल्सिक लावा में या चट्टानों में क्या होता है, इसमें सिलिका की प्रधानता अधिक होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सिलिका की प्रधानता, फैल्सिक में क्या होती है, सिलिका की प्रधानता अधिक होती है। खनिज क्वार्ट्ज फेल्सपार की अधिकता होती है इसमें। ठीक है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार की अधिकता होती है किसमें,
फेल्सिक लावा में, ठीक है, क्वार्ट्ज और फेल्सपार की अधिकता होती है, सिलिका प्रधान खनिज होता है, ठीक है। ये सिलिका प्रधान खनिज क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार की अधिकता इसमें पाई जाती है, ठीक है। और मैफिक में क्या होता है बच्चों, इस समूह में के खनिज में मैग्नीशियम तथा लौह तत्वों का, ध्यान सुनिएगा, मैग्नीशियम तथा लौह तत्वों का मैफिक में एग्जाम में पूछता है बेटा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान समझिएगा। तो मैफिक मैग्नीशियम और लौह तत्व की प्रधानता इसमें पाई जाती है। सिलिका की अपेक्षा यह अपेक्षाकृत न्यूनतम होता है, जो रंग में गहरे होते हैं, जैसे पायरॉक्सिस, एम्फीबोस तथा आल्विन आदि होता है। अल्ट्रामैफिक में क्या होता है, फेल्सिक और मैफिक के मध्य के गुणों वाला खनिज अल्ट्रामैफिक में आते हैं, ठीक है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, तो ध्यान में रखिएगा, फेल्सिक और मैफिक के मध्य की जो चीज़ें होंगी वो अल्ट्रामैफिक में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग का बचा है मड वल्केनो। क्या होता है, कीचड़, नाम मड मतलब समझते हो कीचड़। कीचड़ में देख लीजिए इसमें क्या, मड वल्केनो ऐसी प्राकृतिक रचना होती है जिसमें से भू उत्सर्जित गैसें और कीचड़ नुमा गाद जैसे तरल पदार्थों का उत्सर्जन होता है। मड वल्केनो पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट को अलग करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में या ज़्यादातर इसके आसपास पाए जाते हैं। यूएसए, कनाडा, ताइवान, इटली, ईरान, पाकिस्तान, रोमानिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोलंबिया सहित ये विश्व के अनेक देशों में पाए जाते हैं, परंतु भारत में सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, के बाराटांग नामक द्वीप में ये मड की वल्केनो पाया जाता है हमारे यहाँ। और ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, विश्व का सबसे बड़ा मड वल्केनो जो है लूसी है, जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो मड वल्केनो मतलब कीचड़ वाला वल्केनो हो गया, यानी कि इसमें तरल मैग्मा वगैरह ना निकल के बड़े पैमाने पे कीचड़ निकल के बाहर आता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताइए, इसको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो। उम्मीद है ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ कि हमारी जो सीरीज़ है वो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी और समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। आप लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।